और साथ ही साथ हर क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक गहरा बनाएंगे। आज हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हमारे आपसी विश्वास का प्रतीक है और हमने क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प का परिचय भी दिया है। भारत के ग्लोबल सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में सहयोग पर समझौता हुआ है। इससे वैश्विक न्यूक्लियर इंडस्ट्री में सेफ्टी और सिक्योरिटी और मजबूत होगी। यूके के साथ रक्षा और सुरक्षा को हम बहुत मूल्यवान मानते हैं, जिसमें डिफेंस ट्रेड और नियमित ज्वाइंट एक्सरसाइज भी शामिल है और यह साझेदारी निरंतर बढ़ती रहेगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि फरवरी 2016 में भारत में होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में यूके भी शामिल होगा। भारत डिफेंस के आधुनिकीकरण पर बल दे रहा है और इसके लिए हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मेक इंडिया के मिशन में प्राथमिकता दे रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यूके हमारे इस मिशन में एक महत्वपूर्ण साझेदार होगा। इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारे संबंधों का एक अहम और मजबूत स्तंभ है। मेरा विश्वास है कि ये संबंध आने वाले समय में बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में अपार संभावनाएं हैं और ब्रिटेन में आर्थिक क्षमता और सामर्थ्य है। यूके भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत यूके में जितना निवेश करता है वो बाकी ईयू देशों में निवेश से अधिक है। भारत में यूके के निवेश के प्रस्ताव के लिए हमने भारत में एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। हम इंडिया यूके सीईओ फोरम के पुनर्गठन का स्वागत करते हैं। लंदन के फाइनेंशियल मार्केट का फंड रेज करने के लिए हम और अधिक प्रयोग करने वाले हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हम भारतीय रेल के लिए लंदन में रेलवे रूपी बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं। यह एक तरह से स्वाभाविक है कि भारतीय रेल की यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। अगले 2 दिनों में हमारे बिजनेस सेक्टर के साथ होने वाली एंगेजमेंट्स का मैं उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा हूं और हम बिजनेस सेक्टर से कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स की अपेक्षा करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों में के बीच क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट सहयोग में प्रगति हुई है। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भी है और इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। भारत ने क्लाइमेट चेंज पर जो एक व्यापक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना बनाई है, उसमें हमारे द्विपक्षीय सहयोग से लाभ पहुंचेगा। हम आशा करते हैं कि पेरिस में होने वाले सम्मेलन में यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ठोस परिणाम निकलेंगे और विश्व सस्टेनेबल और लो कार्बन भविष्य के लिए एक निर्णायक रास्ता तय होगा। आज कई और क्षेत्रों में ठोस परिणाम निकले हैं जिसका भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता से संबंध है। इनमें स्मार्ट सिटीज, स्वास्थ्य, रिवर क्लीनिंग, स्किल और शिक्षा शामिल है। हम इस बात पर सहमत हैं कि सभी क्षेत्रों में हमारी साझेदारी के लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन मजबूत नींव प्रदान करेंगे। हम दोनों देश अपनी इस साझेदारी से जनता के लिए नए अवसर पैदा करेंगे और समृद्धि बढ़ाएंगे। साथ ही साथ
साझे हितों को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी चुनौतियों का ठीक से सामना कर सकेंगे। जैसे एशिया में शांति और स्थिरता, विशेष करके दक्षिण और पश्चिम एशिया में सामुद्रिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आतंकवाद और अतिवाद, इन सभी विषयों पर मैं और प्रधानमंत्री कैमरून आज और कल चेकर्स में और विस्तार से बात करने वाले हैं। अंत में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम में भारत की सदस्यता के लिए ब्रिटेन के महत्वपूर्ण सामर्थ्य के लिए प्रधानमंत्री कैमरून का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज पार्लियामेंट में संबोधन करने का मुझे सम्मान मिला है। उसके बाद मैं इंडिया यूके बिजनेस समिट को संबोधित करूंगा। इन दोनों अवसरों पर भारत और भारत ब्रिटेन संबंधों पर विस्तार से अपने विचार प्रकट करूंगा। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए आज हमने एक बोल्ड और महत्वाकांक्षी विजन रेखांकित किया है और जो निर्णय हमने आज लिए हैं यह इस विजन को पाने के हमारे दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के परिणामों से ये स्पष्ट होता है कि हमारे संबंध नई और ऊंचाइयों पर आज ही पहुंच चुके हैं। थैंक यू। Thank you very much indeed, Prime Minister. We've got, I think we'll start with a British question from the BBC. Justin Roebuck from the BBC. Prime Minister Cameron, you've visited India 3 times since you came to power. Why has it taken so long to get a return visit? And Prime Minister Modi, India is becoming an increasingly intolerant place. Why? Well, let me answer your question. Actually, India is not only the first major country I visited as Prime Minister, it was also the first major country I visited as leader of the opposition. So I have been wanting to see a strengthening of this relationship, not just for the last 5 years, but the last 10 years. And I think we have made some important progress. The figures on investment are very striking. You know, India invests more into Britain than into the whole of the rest of the EU combined. And in terms of G20 countries, Britain is the biggest investor, bigger than America, bigger than France, bigger than Germany, into India. But I think where we agree is that we shouldn't rest on our laurels. We should try and raise our sights and look at these projects like smart cities, like Digital India, like Clean India, where we can bring expertise and really forge a partnership. India soon will be the 3rd largest economy in the world. Britain is the 5th largest economy in the world. We have, I think, real potential. As for the time it takes to have a visit, I'm delighted that the Prime Minister is here. We've met many times before at G20s, most recently in New York, and we agreed to make this visit an absolute centrepiece of building the stronger relationship, which is what we're doing today. Prime Minister. ये बात सही है कि एक 10 साल का अंतराल रहा, लेकिन मेरे कार्यकाल में ही पिछले 1 साल में 11 मंत्री भारत से यहां आए और 11 मंत्री यहां से भारत आए, और इसलिए भारत और ब्रिटेन का जो संबंध है, विकास की जो नई ऊंचाइयों पर जाने का सामूहिक प्रयास है, वो निरंतर चल रहा है। मेरा भी प्रधानमंत्री जी के साथ 2 बार विस्तार से चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है और हमारे संबंधों को और अधिक गहरे करने की दिशा में हम काफी यशस्वी रहे हैं। आपने और एक विषय सवाल जो पूछा है, भारत ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है, और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है।
और इसलिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटे, भारत के लिए वो घटना 1 हो या 2 हो या 3 हो, 125 करोड़ के देश में एक घटना का महत्व है कि नहीं है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है। हम इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करते हैं। कानून कठोरता से कार्रवाई करता है और करेगा। और भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो संविधान के तहत सामान्य से सामान्य नागरिक के जीवन को हर प्रकार की सुरक्षा, उसके विचारों की रक्षा, उससे प्रतिबद्ध हैं और इस काम पर हम कमिटेड हैं। ANI? Yeah. Sir, my question is to both the Prime Ministers. Sir, both India and UK are victims of terror from same terrorist groups. Both our cities are being bombed by the people who are trained from the same source of terror. Both are people, both countries lost lives in Afghanistan, the same set of terrorists. In your discussions today, sir, did you discuss the shared concerns and did you agree on some of the cooperation in this field? धन्यवाद। आतंकवाद के प्रति आपने जो चिंता जताई, ये चिंता मानवतावाद में विश्वास करने वाले हर किसी की चिंता है। और मैं आज इस बात को बड़े संतोष के साथ कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन में आतंकवाद के मुद्दों को लेकर के जितने इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसमें भारत और ब्रिटेन दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के हर चीज में इनिशिएटिव लिया है। अफगानिस्तान में ब्रिटेन के काफी सैनिकों ने अपना जीवन दिया है, तो भारत ने भी कई अपने अच्छे अफसरों को वहां गंवाया है। हम दोनों देश ऐसे हैं कि जो आतंकवाद के कारण परेशान है और इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ना ये 1 या 2 या 3 देशों का विषय नहीं है। ये मानवतावादी हरेक की जिम्मेवारी है। आज आतंकवाद इस प्रकार से फैला है, उसकी कोई सीमाएं नहीं, उसकी कोई भूभाग नहीं है। हर दिन नए संगठन के नाम से जन्म लेते हैं, हर दिन नए इक्विपमेंट उनके हाथ में आते हैं। अब आतंकवादी को इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं है। सबसे पहले महात्मा गांधी कहते थे कि न्याय तब आता है जब आपको ज्ञान हो कि अन्याय किसको कहते हैं। हम टेररिस्ट किसको कहते हैं, टेररिस्ट को मददगार कौन है। यूनाइटेड नेशन में इसके संबंध में एक प्रस्ताव है उसकी परिभाषा करने के लिए, वो अभी तक उसका कोई निपटारा नहीं हो रहा है, वैसे ही लटका पड़ा है और इसमें हम और ब्रिटेन दोनों शरीक हैं कि उसकी व्याख्या होनी चाहिए। और इसलिए मानवतावादी शक्तियों ने एक होना चाहिए। जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्टों को मदद करते हैं, वो उन शक्तियों को आइसोलेट करना चाहिए और मानवता की रक्षा करने के लिए हम सबने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। I would simply add that we have had preliminary discussions today about the terrorist threat that we both face. We're going to have intensive discussions tomorrow morning on exactly this issue. India has suffered on the streets of Mumbai, for instance. We have suffered on the streets of London. And we have to confront particularly this Islamist extremist violence and terrorism, which is doing so much damage not just to our countries but also to the world. The argument I would make is it's not enough simply to close down terrorist groups and close down ungoverned space, which is what our intervention in Afghanistan was about, was to try and make
sure that that country was run by a government with the power to keep terrorist groups out of that country. We also need to deal with the narrative that the terrorists use, with the culture of grievance they try to build up to justify unjustified actions, and that, I think, will be part of our discussions tomorrow. Let's hear from Nick Watt from The Guardian. Thank you, Prime Minister. Prime Minister Cameron, can I ask you, how comfortable do you feel welcoming Prime Minister Modi to this country, given that for the first 2 years of your premiership he was not permitted to visit this country because of his record as Chief Minister of Gujarat? And on Europe, can I ask you, Donald Tusk has just said that unless the European Union strengthens its external borders, there will be no future for Schengen. Do you agree with him? And what do you say to Martin Schulz, who says that Europe is very happy to spend billions of pounds on bankers, helping them, but is pretty miserable when it comes to helping migrants? And Prime Minister Modi, can I ask you, in the next 2 years, the United Kingdom will be having a referendum on whether to remain in or leave the European Union. Do you see a future for the United Kingdom outside the European Union? And also, Prime Minister Modi, can I ask you, tomorrow night you will obviously have a rapturous reception at Wembley Stadium, but there are a number of protesters out today who are saying, and I'm wondering what you say to them, that given your record as Chief Minister of the state of Gujarat, you do not deserve the respect that would normally be accorded to the leader of the world's largest democracy. Thank you. Nick, well, lots of questions there. Let me try and answer all of them. I'm pleased to welcome Prime Minister Modi here. He comes with an enormous mandate from the people of India who made him Prime Minister with a record and historic majority. As for what happened in the past, there were legal proceedings. There were also, as my colleague Priti Patel said earlier today, representations from the British government at the time. But we're now discussing a future partnership between Britain and India, both of us backed by our countries for this Parliament, to work together to strengthen the partnership that we have. On the other issues that you raise, the reason for supporting banks in a crisis is not that they are uniquely wonderful things or wonderful people, but simply if you allow banks to collapse, they pull down every other business with them. But that's why we've reformed the system in this country, so that if banks get in trouble in future, they are bailed out by their own creditors and not by the taxpayer. As for support for migrants, I think Britain can hold its head high up internationally, because we have given more than any other European country, indeed more than any other country in the world, apart from the United States of America, to help with the Syrian refugee crisis, supporting the neighbouring countries, supporting people in Syria, and of course supporting the refugee camps. No country apart from America has done more. As for what Donald Tusk says about Schengen, Britain is not in Schengen. We have kept our own borders while being part of the European Union. So it's not really for me to say. But obviously, I want to help my colleagues in Europe deal with this migration crisis. That is why, actually, we've done more than any other European country to support the European asylum support officers that are helping to deal with this crisis on Schengen's external borders, and will continue to do that. But clearly, you need to have either a system with external borders or a system with internal borders. You can't have borders that don't work at either level. But as I say, Britain will remain out of Schengen. We will keep our own borders. We think that's important for our security. I think those are all the questions. Prime Minister. एक तो कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसके लिए मैं आपको जानकारी दूं, मैं 2003 में यहाँ आया था और बहुत ही स्वागत सम्मान मैंने उस समय भी यहाँ कार्यक्रमों में भाग लिया था। यूके ने कभी भी मुझे यहाँ आने पर रोका नहीं है, कभी कोई प्रतिबंध लगाया नहीं है। मेरे समय अभाव के कारण मैं नहीं आ पाया, वो अलग बात है। तो ये एक गलत परसेप्शन है, उसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात है कि 2 साल के बाद रेफरेंडम होगा। मैं मानता हूं कि यहाँ के नागरिक बहुत समझदार हैं, मुझे उनको कोई टिप देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, यूरोपियन यूनियन का हमारा अगर कोई
प्रवेश द्वार है तो ब्रिटेन है, और हमारा सबसे आर्थिक कारोबार किसी के साथ है तो ब्रिटेन के साथ है। हम इसी प्रवेश द्वार से यूरोप के बाकी देशों में जा रहे हैं, तो हमारा तो भला यही है कि हम तो ब्रिटेन को हमारा ही प्रवेश द्वार मान करके ही आगे बढ़ना चाहेंगे। विकास सवाल है। मेरा सवाल ये है कि भारत इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और उसमें महत्वपूर्ण रोल आपके द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं भी हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी आपसे ये सवाल है कि भारत की आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों में आप किस तरह के सहयोग की आशा कर रहे हैं ब्रिटेन से। और मेरा डेविड कैमरन साहब से सवाल है कि भारत और ब्रिटेन के बहुत पुराने और ऐतिहासिक संबंध हैं, आप इन संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए किस तरह के नए भूमिका में दिखाई देंगे या किस तरह की नई कोशिशें करेंगे ताकि ये संबंध और प्रगाढ़ हों? देखिए, आप भारत जिस दिशा में प्रगति कर रहा है, प्रगति करना चाहता है, जैसे हमारा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे यहां टेलीडेंसिटी बहुत है, करीब 27-28 हजार टावर हैं और वे डीजल का उपयोग करते हैं। हमें डीजल इंपोर्ट करना पड़ता है, क्लाइमेट के लिए तकलीफ पैदा करते हैं। यूके के पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की टेक्नोलॉजी है। हम चाहते हैं कि भारत को ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, तो हमारी ये जो 27-28 हजार टावर है, जो निकट भविष्य में 40 हजार होने की संभावना है, तो हमें डीजल इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे हम मुक्ति होगी। एनवायरमेंट की हम मदद कर पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी हमें काम आएगी। हमारे यहाँ कोल माइनिंग होता है, अब कोल को हम ग्रीन टेक्नोलॉजी से कैसे कोल माइनिंग करें, कोल गैसिफिकेशन कैसे करें, हम क्लीन एनर्जी की दिशा में कैसे जाएं। स्किल डेवलपमेंट, यूके ने कॉम्प्रिहेंसिव स्किल डेवलपमेंट की दिशा में बहुत काम किया है। हेल्थ सेक्टर में अच्छे अस्पतालों की दिशा में यूके ने काम किया है। इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और ये सारी बातों में भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से वैश्विक संबंध काम आ सकते हैं, वैश्विक पूंजी निवेश कैसे काम आ सकता है, उस दिशा के हमारे प्रयासों में आज मेरी यूके की इस यात्रा से मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इन सारे विषयों को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। Thank you. I would say I see this as a modern dynamic partnership. That's what we've been talking about. I think it's probably true that for years the relationship between Britain and India was in some way imprisoned by the past. I think sometimes in recent years it's been imprisoned by misconceptions that trade with India is simply about outsourcing. Look at the relationship today. If someone had told you 20 years ago one of the most successful car manufacturers in Britain expanding and selling all over the world would be a combination of Indian capital and British design and manufacturing expertise, people would say, really, is that going to happen? Well, that's what Jaguar Land Rover, just one example, is all about. So I think it's time to set this relationship free from those misconceptions and from the past and recognise that this is a modern dynamic partnership of two countries who face similar challenges. How do we get growth and prosperity? How do we combat terrorism? How do we ensure a green environment for our future and our children? Those are the things that we're now talking about. And I think the excitement is that with Prime Minister Modi's vision of smart cities, of clean India, of digital technology, of skilling up tens of millions of young people in India, there are huge opportunities for Britain to play a part in building that future together. And that's why we are so I think excited today to be signing so many different agreements across such a wide range of areas, demonstrating this is a truly modern and dynamic partnership. With that, we have a packed timetable, 2 speeches this afternoon, including the first to Parliament, and we must go and make the most of that. So thank you very much.
तो अच्छे माहौल में बातचीत हुई है भारतीय प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच और तमाम मुद्दों पर, आतंकवाद को लेकर, विदेशी मामलों को लेकर, लेकिन सबसे असहज करने वाला सवाल भी यहाँ उठाया गया, असहिष्णुता का मुद्दा उठाया गया, लेकिन बड़ी ही बेबाकी से इसका जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। लाइव इंडिया देश में पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे से कोहिनूर को लेकर जगी उम्मीदें। 165 साल बाद क्या हिंदुस्तान आएगा कोहिनूर? देखिए रात 10 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सह प्रायोजक है वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? असहिष्णुता के मुद्दे पर मोदी का जवाब। ब्रिटेन में कहा, भारत बुद्ध और गांधी की धरती, हम भारत में हुई हर घटना को गंभीरता से लेते हैं। आतंकवाद पर बोले, आतंकवाद से लड़ना सबकी जिम्मेदारी। दाऊद की संपत्तियों को सीज करने की उठेगी बात। एनएसए अजीत डोभाल ब्रिटिश पीएम को सौंपेंगे दाऊद से जुड़े डॉसियर। मुरली मनोहर जोशी से अरुण जेटली ने की मुलाकात। बिहार चुनाव में हार पर चर्चा की संभावना। जोशी और आडवाणी सहित 4 बड़े नेताओं ने जारी की थी नाराजगी भरी चिट्ठी। क्रिकेट के मैदान में जेटली बनाम केजरीवाल। गंभीर की शिकायत पर केजरीवाल ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार की जांच को बनाई कमेटी। 48 घंटे में तलब की रिपोर्ट। ओडिशा के पुरी रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों में लगी आग। 2 लोग हिरासत में, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।